ठीक है जी, तो ये चीज हमारे पास है कि पीएचपी का जो है ये एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, और अल्टरनेट है हमारे पास कि एक पीएचपी और कोऑर्डिनेटर का, और इसके अंदर जो है वो हमारे पास मॉडल व्यू कंट्रोलर का पैटर्न जो है वो यूज किया जाता है। अच्छा भैया, फ्रेमवर्क होता क्या है? ठीक है, अब फ्रेमवर्क क्या है? हमारे पास एक बेसिक टेम्पलेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज़ बनाने के लिए, टेस्ट करने के लिए, या फिर किसी भी एप्लीकेशन को जल्दी के साथ, एफिशिएंटली के साथ एक सर्वर पे डिप्लॉय करने के लिए। डिप्लॉय का मतलब ये होता है कि आपने वो फटाफट से ही जो है वो एक एप्लीकेशन क्रिएट करी, बनाई, और बनाने के बाद उसको जो है वो क्लाइंट तक पहुँचा दी, या उसको जो है वो आपने डिप्लॉय कर दिया इंटरनेट पर, और फिर उसके अंदर आप बाद में मॉडिफिकेशंस करते जाएँ, वो फिर आगे का काम। पर्पस ऑफ फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क का पर्पस क्या है? ठीक है, प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है बेसिकली? पहले सुना हो कभी कभी नाम एब्स्ट्रैक्ट? क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का नाम सुना है? सब्ट्रैक्ट का सुना है? क्या बात है। एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली कहते हैं छुपा हुआ, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, हमने यहाँ पे सर्च कर लिया एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, ठीक है। अब देख रहे हो, अब ये कुछ पिक्चर्स हैं। अब जो नॉर्मल बंदा है उसके लिए क्या है, सिर्फ बेकार है भाई, ये दायरे ही तो बने हुए हैं, लाइंस बनी हुई है। लेकिन जो एक आर्ट को जानता है, किसी चीज को जानता है, तो वो पहचान सकता है कि यार इसके अंदर पूरी इसकी स्टोरी क्या है, ठीक है। इसको देखने से पता चलता है कि भाई इसके अंदर स्टोरी क्या है। इनको देखने से पता चलेगा, या इस इन लाइन्स को देखने से क्या पता चल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है हमारे पास पूरी की पूरी कहानी जो है वो डिस्क्राइब कर रही होती है। तो इसी तरीके से इसके अंदर भी हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्शन होती है कि चीज़ें क्या होती हैं, छुपी हुई होती हैं। बस जो डेवलपर होगा, जो समझने वाला होगा, वही इस चीज़ को समझ सकता है, बाकी कोई नहीं समझ सकता। हैंडल रिपिटेटिव एंड मैनुअल टास्क, मतलब रिपिटेटिव का मतलब ये होता है कि एक टास्क बार-बार हो रहा है, ठीक है। अब आपने क्या किया, उसको सिर्फ एक दफ़ा बना के रख दिया, बाद में उसको सिर्फ कॉल आउट कर लिया। जैसे पीएचपी में हम करते हैं, हेडर फुटर एक दफ़ा बना के रख लिया और बार-बार उसको फिर कॉल आउट कर रहे होते हैं। लेकिन इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम एक दफ़ा बना के रख देते हैं और फिर उसको यूज़ आउट कर रहे होते हैं। अरेंज थिंग्स इन अ लॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। जो भी आपकी चीज़ें हैं उसको एक कोई ना कोई स्ट्रक्चर के अंदर ढाल लेना, या फिर जो है वो उसको उसके हिसाब से बनाकर चलते रहना। लारावेल पे काम करने का तरीक़ेकार हर किसी का मुख्तलिफ हो सकता है। किसी से कोई वो नहीं है। हो सकता है कि मैं अगर जो आप लोगों को पढ़ाऊँ, मेरा तरीका अलग हो, आप कहीं से इंटरनेट से कोई चीज़ समझना चाह रहे हो, जैसे कि होता है अक्सर बच्चों को कि लेक्चर यहाँ पे समझ आ गया, घर जा रहे हैं भूल जा रहे हैं। इंटरनेट पे सर्च कर लेते हैं, तो वहाँ पे जो चीज़ देखोगे वो अलग मिले। होता ही है, अक्सर के उस पे होता है। तो लारावेल एक ऐसी चीज़ है जो कि आप एक ही इंस्ट्रक्टर से अगर आप फ़ॉलो करोगे, तो आप सही तरीके से समझ सकते हो, अदरवाइज़ वो आगे-पीछे सब जाता रहेगा। ठीक है? क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेप्ट आ जाते हैं पूरे मॉडल व्यू कंट्रोलर के। अब हर बंदा अपनी अलग अप्रोचेज़ के बिना पर जो है वो काम कर रहा होता है। नीड ऑफ फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है, इसलिए पड़ी क्योंकि ये रीयूजेस, मतलब कि बार-बार इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। असेंबल एक्जिस्टिंग कंपोनेंट डिपेंडेंसीज़ एंड लाइब्रेरीज़, कि फ्रेमवर्क के अंदर आप जो है वो अपने मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स से मुराद यही है कि जिस तरीके से हम हेडर और फुटर की एक फ़ाइल बना के अलग रख देते थे, इसी तरीके से अब इसके अंदर जो है हम कोई कार्ड बना रहे हैं, ठीक है। कार्ड का एक अलग जो है वो हमने पार्ट बना दिया, फिर उस कंपोनेंट को यूज़ करके सिर्फ़ हमने बहुत सारी चीज़ें अप्लाई कर दी, ठीक है। इसी तरीके से डिपेंडेंसीज़ होती हैं, ठीक है। मुख्तलिफ पैकेजेज़ होते हैं हमारे पास लारावेल के, पीएचपी के, जो कि पहले से बने हुए मौजूद हैं। हमने सिर्फ़ क्या किया, उन पैकेजेज़ को यूज़ किया अपने कोडिंग के अंदर, और फिर अपना जो है वो काम करना शुरू कर दिया। इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे हो सकती है जैसे बूटस्ट्रैप है, ठीक है। बूटस्ट्रैप क्या चीज़ है? हमें एक ऑनलाइन प्रोवाइड हो रही है ना चीज़, आपने सिर्फ़ क्या किया, उसका सीडीएन कॉपी करा अपने पास, ठीक है, और काम करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज़ और कुछ डिपेंडेंसीज़ ऐसी होती हैं जो कि पहले से ही जो है वो लारावेल ने बना के रखी हुई है, आपने जस्ट उसको अपने पास इस्तेमाल करना होता है। टू बिल्ड वेब एप्लीकेशन इन अ स्ट्रक्चर मैनर, ठीक है, अपनी वेब एप्लीकेशन को जो है वो एक स्ट्रक्चर मैनर में बनाएँ, इसलिए जो है वो लारावेल फ्रेमवर्क जो है वो ज़रूरी है। फीचर्स क्या हैं इसके? ठीक है, फीचर्स इसके ये हैं कि कन्वेंशन, ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, एमवीसी आर्किटेक्चर पे काम करता है, आर्टिशन कमांड टूल फॉर ऑटोमेशन, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बंदा खुद बना-बना के थक जाता है, और इसका फ़ोल्डर स्ट्रक्चर उसको समझ नहीं आ रहा होता है। तो आर्टिशन हमारे पास एक ऐसी कमांड है, ठीक है, जो कि हमें एक प्रोवाइड करती है। जैसे गिटहब पढ़ा था, गिट की मुख्तलिफ कमांड्स थी।
हम वो लिखते थे तो हमारी चीज़ें क्या होती रहती थी, मैनिपुलेट होती रहती, ऑटोमेट होती रहती थी कि भाई मेरे पास यहाँ काम रखा हुआ है, मैंने अपनी गिटहब डायरेक्टरी के अंदर पुश करना है, तो मैं उसकी कमांड लिखूँगा और वो पुश करके दे देगा मुझे। इसी तरीके से आर्टिसन की कुछ कमांड्स होती हैं जिसको हम यूज़ करके हम अपने आप को और आसानी के साथ उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, हेल्पर फंक्शन है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो हेल्पर फंक्शन आपको काम में आ जाएँगे। ठीक है, कि फंक्शन आपको बनाने हैं तो आप किस तरीके से बनाओगे, क्या करोगे, तो ये पहले से मौजूद है आपके पास। ठीक है, एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज़ बहुत सारी लाइब्रेरीज़ के अंदर मौजूद होती हैं और बहुत सारी लाइब्रेरीज़ को आप यूज़ भी कर सकते हो जैसे कि लारावेल है, ठीक है, पीएचपी का फ्रेमवर्क है लेकिन जावास्क्रिप्ट की कोई लाइब्रेरीज़ हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। आप व्यू जेएस को यूज़ कर सकते हो, इसके साथ वनीला जेएस को यूज़ कर सकते हो और बहुत सारी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज़ हैं, जिसको आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। फीचर्स खैर अब ये एक-एक करके इन सब चीज़ों को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है? तो अब हम बढ़ते हैं इसकी जानिब कि भई इसके ऊपर काम किस तरीके से किया जाएगा और इसका एनवायरनमेंट क्या है। बेसिकली जब हम पुरानी बात करते हैं, ठीक है, आज से तकरीबन 3-4 साल पहले की, तो इसके अंदर वर्चुअल बॉक्स, वैग्रेंट, होम स्ट्रीट, ठीक है? इन 3 चीज़ों को जो है वो इंस्टॉल किया जाता था इसका पैकेज बनाने के लिए। मगर अब जो है वो एक पैकेज ही बस सिर्फ़ बन रहा होता है जिसको हम कंपोज़र कहते हैं। कंपोज़र के थ्रू हम जो है वो सारा इसका सेटअप कर रहे होते हैं। ठीक है? कंपोज़र आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर मैं इसकी कंपोनेंट्स की बात करूँ इसके एनवायरनमेंट सेटअप पे, तो आपको पीएचपी के बाद कंपोज़र ही मिल रहा होता है। अब सिर्फ़ कंपोज़र ही जो है वो इन सब चीज़ों का काम ऑलरेडी आपको करके दे देता है। अच्छा भई इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला पीएचपी अलग से इंस्टॉल करो, कंपोज़र अलग से करो, ठीक है? वैग्रेंट बॉक्स अलग से, वैग्रेंट अलग से, फिर गिट बैश करो, फिर होम स्ट्रीट करो। ठीक है? आपको जो चीज़ रिक्वायर है आप सिर्फ़ वो चीज़ करें, बाकी चीज़ों को आप जो है वो छोड़ दें। ठीक है? तो अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे, कंपोज़र। कंपोज़र ऑलरेडी हमें क्या करेगा, कंपोज़र जो है वो इसके पैकेज भी इंस्टॉल कराने में मदद करेगा और दूसरा जो है वो इसकी ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो करने के लिए भी मदद करेगा। ख़ैर कंपोज़र भी बताता हूँ डिटेल में क्या है। गिट बैश क्यों किया इसने कि भाई जो भी आप काम करो वो हाथ के हाथ जो है वो अपनी गिट रिपॉज़िटरी पे पुश करते रहो, ताकि आपकी कोई भी कोड में कोई इश्यू क्रिएट ना हो। ठीक है? फिर एक-एक करके ये सब अब चीज़ें बता रहे हैं कि भाई कौन-कौन से आपको करने हैं। ख़ैर, तो अभी क्या है, कंपोज़र आपको डाउनलोड करना है। ठीक है? तो सिंपल आप लिखोगे यहाँ पे कंपोज़र डाउनलोड, ठीक है? बहुत सारे आपके पास आ जाएँगे। ठीक है? आपने सिंपल ये getcomposer.org इस वेबसाइट पे जाना है। ठीक है? ये इस तरीके का इसका एक साइन आ जाएगा। ठीक है? जादू की छड़ी लेके बैठा हुआ है ये और यहाँ से आपने क्लिक कर देना है डाउनलोड पे। लेटेस्ट वर्ज़न चल रहा है 2.5.1 यही इस्तेमाल करेंगे आप। ठीक है? तो आपको जो है मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें नज़र आने वाली हैं यहाँ पे। मुख्तलिफ़ किस्म की कमांड्स हैं। ख़ैर अगर कोई कमांड के ज़रिए करना चाह रहा है तो वो कर सकता है और कोई एक्ज़ी फ़ाइल के थ्रू करना चाह रहा है, वो भी कर सकता है और बेहतर ये है कि आप एक्ज़ी फ़ाइल यूज़ करें। सेटअप कंपोज़र setup.exe पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये सेटअप फ़ाइल इसकी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी क्योंकि वो कुछ केबीस की है, तो ये डाउनलोड आपके पास अच्छे से हो जाएगी। तो जब ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगी तो बचपन में जिस तरीके से गेम आप डाउनलोड करते थे और डाउनलोड करने के बाद सेटअप ऑन करते थे और फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट और नेक्स्ट, ठीक है? यही इसकी इंस्टॉलेशन है, ठीक है? ये हो गया डाउनलोड, इसको मैंने क्लिक किया, इसको रन करें यहाँ से, सही है। ये आ गया आपके पास। अच्छा यहाँ पे जो है वो नेटवर्क सेटअप हुआ हुआ है तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ ओनली मी कर देता हूँ, वरना मैंने ऑल करा तो वो नेटवर्क से पासवर्ड माँग लेगा। खैर, तो यहाँ पे नेक्स्ट करोगे, ठीक है? अभी नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट करते जाएँगे, ठीक है? तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि ज़ैम्प इंस्टॉल हुआ हो, क्योंकि ज़ैम्प के अंदर की पीएचपी की फ़ाइल ये अपने पास एक्सट्रैक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ज़ैम्प के अंदर ही आपकी क्या होती है पीएचपी की जो वर्ज़न है, वो इंस्टॉल हुआ हुआ होता है। वही वर्ज़न फ़ाइल ये लेता है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है वो आपको बोला कि पहले पीएचपी इंस्टॉल करो, ठीक है? हमने वो ऑलरेडी कर लिया ज़ैम्प के थ्रू, इस वजह से हमने इसको करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आई, ठीक है? वो खुद ही गेट कर लेगा, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं डायरेक्ट कंपोज़र डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है? कंपोज़र आप कर लोगे तो आपकी बाकी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे ये हो जाएगा इंस्टॉल। इसको फ़िलहाल मैं क्लोज़ करता हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी हुआ हुआ है। तो ये काम सिर्फ़ इसका था इस सेशन के अंदर सिर्फ़ ये एनवायरनमेंट सेटअप बताया हुआ और कुछ भी नहीं। ठीक है? ये स्क्रीन आई थी अभी नेक्स्ट करोगे ठीक है, ये ले लिया इसने। ठीक है? आप देख रहे हो यहाँ पे जो इनका फ़ाइल पाथ आ रहा है, मैं अगर ज़ूम करके दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे सिर्फ़ php/php लिखा हुआ है। हम कहाँ से गेट कर रहे हैं? ज़ैम्प के थ्रू। सही है, बात समझ आ रही है? इस वजह से जो है क्योंकि इस टाइम पे आई थिंक जो है जब ये बुक बनाई या जब ये हुआ तो आई थिंक XAMPP का जो है वो उसके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं था, तो इस वजह से जो है वो थोड़ा-से इश्यूज़ हुए।
फिर ये इतनी लंबी हमें सारी चीज़ें करनी पड़ती थी वर्चुअल बॉक्स वगैरह, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है? तो अभी देखो इसने सिंपल कंपोज़र -v लिखा तो उसका वर्ज़न आ गया वो 1.8 पॉइंट समथिंग था, तो अब क्या चल रहा है 2 पॉइंट समथिंग चल रहा है। तो अब हमें अगर चेक करना है कि हमारा कंपोज़र इंस्टॉल हुआ है या नहीं, तो हमने सिंपल स्टार्ट मेन्यू में जाके यहाँ पे सीएमडी लिखेंगे। सीएमडी हमें क्या करेगा, एक कमांड प्रॉम्प्ट देगा, इस पे आप एंटर करोगे और यहाँ पे सिर्फ़ इस कमांड के ऊपर आपने क्या लिखना है, कंपोज़र, सही है? कंपोज़र लिखोगे, एंटर कर दो, बस। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसने दे दी हैं, ठीक है? यहाँ पे कंपोज़र भी लिखा हुआ आ गया है, इसका वर्ज़न भी लिखा हुआ आ गया है और भी इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की कमांड्स आ गई हैं कि भाई अगर आप कंपोज़र के थ्रू कुछ करना चाह रहे हो तो वो ये सब कर सकते हो आप, ठीक है? बहुत बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं, ठीक है? कुछ इंस्टॉल कराना है, इनिट करना है, ठीक है? एग्ज़ीक्यूट करना है, कॉन्फ़िग करना है, क्रिएट प्रोजेक्ट करना है, कंपाइलेशन करनी है, क्लियर कैशे करना है, व्हाटएवर कुछ भी आप करना चाह रहे हो तो आप कंपोज़र के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये एक आपके पास पैकेज मैनेजर है, ठीक है? जो कि आपकी गिट रिपॉज़िटरी से ही सारे काम कर रहा होता है। ठीक है? ये देखो डिस्प्ले हेल्प गिवन कमांड व्हेन नो कमांड इन जी सॉरी गिवन डिस्प्ले इन द लिस्ट कमांड। खैर, तो ये क्या करेगा आपको गिट रिपॉजिटरी से ही लारावेल की गिट रिपॉजिटरी से ही लारावेल का प्रोजेक्ट आपको इंस्टॉल कराने में हेल्प आउट करने वाला है। ठीक है, तो हमने चेक कर लिया यहाँ पे कंपोजर हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है, इसका वर्जन भी देख लिया, सब चीजें ओके। मैंने इसको यहाँ से करा क्लोज। अब क्लोज करने के बाद हम क्या करते हैं, हम बढ़ते हैं जहाँ पे हमने अपना काम करना है। तो काम कहाँ करना है? अच्छा भाई, अब इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप इसका जो है वो htdocs के अंदर ही जाके फोल्डर बना, नहीं है परमानेंट। क्यों? क्योंकि आर्टिसन क्या करता है, आर्टिसन ही इसको जो है वो एज़ अ सर्वर रन करके दे देता है आपको। कहीं भी आप बना सकते हैं इसका फ़ोल्डर, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर ही एक फ़ोल्डर इसका जनरेट कर देते हैं। ठीक है? हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे सीएमडी लिखा, एंटर कर दिया। ठीक है? अब यहीं पर ही मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो है वो लारावेल इंस्टॉल की जाए और लारावेल इंस्टॉल करने के बाद मैं जो है यहाँ पे काम करना शुरू करूँ। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम चलते हैं भाई लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन पे। तो मैंने यहाँ पे करा भाई लारावेल, ठीक है, डॉक्स आ गए हमारे पास, इसको एंटर किया मैंने। तो लेटेस्ट अभी जो है वो 9 चल रही है, ठीक है। इसको मैंने एंटर किया तो यहाँ पे मेरे पास जो है गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, इसको मैंने क्लिक किया और इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देता हूँ। जो फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम काम करोगे तो आपने क्या करना होगा, आपने ये सेटअप करना है, ठीक है। आप करोगे कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल स्लैश लारावेल, फिर उसके बाद आ जाएगा आपकी एप्लीकेशन का नाम, ठीक है जी। और अगर आपके पास ये इंस्टॉलेशन नहीं हुई भी लारावेल की, फर्स्ट टाइम आप इस्तेमाल कर रहे हो तो हो सकता है एरर दे दे। फिर क्या करना है आपको, फिर यहाँ पे आपको इंस्टॉल कराना पड़ेगा। ठीक है, क्या इंस्टॉल करोगे, आप लिखोगे कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर लारावेल स्लैश इंस्टॉलर। ठीक है, ये इंस्टॉलर आपने डाउनलोड कर लिया, ये सॉरी ये कमांड चला दी। अब कमांड चलाने के बाद सिंपल सिर्फ फिर क्या करना है आपको, लारावेल न्यू, और न्यू के बाद आपने उस एप्लीकेशन का नाम दे देना है। तो ये दोनों तरीके आपके पास हैं। अगर आप इसको ग्लोबली अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हो तो आपको इतनी बड़ी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल फिर ये लाइन लिखकर अपना काम कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यही वाली लाइन लिखने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने फोल्डर अपना ऑन कर लिया सीएमडी पे और यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ कंपोजर। ठीक है, यहाँ लिखा मैंने क्रिएट माइनस प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे लारावेल स्लैश लारावेल। अब आगे आ जाएगा उस प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है, जो फ़ोल्डर है आप, मैंने कह दिया ऐप, ठीक है, सिंपल ऐप लिख दिया मैंने और एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा कंपोज़र आपको, एक तो ये इसका प्रोजेक्ट जो है वो क बनाने में मदद करेगा, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये क्या कर रहा है, एक रिपॉज़िटरी से जो है वो ले रहा है जिसका नाम है packages.org, ठीक है। वहीं से ही जाके इसने क्या किया, ये सारे पैकेजेस जितने भी हैं, ठीक है, सब इंस्टॉल कर रहा है, ये इसी पैकेजेस के ज़रिए कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। हाँ, जब ये हो जाएगा सारा कुछ फिर भले आप इंटरनेट बंद करके रख दें, वो कोई मसला नहीं। ठीक है, लेकिन जब तक इसकी इंस्टॉलेशन है, जब तक आपकी इंटरनेट होना चाहिए। क्योंकि ये इंटरनेट की ही रिपॉज़िटरी से सारी चीज़ें इंस्टॉल करके, एक्सट्रैक्ट करके आपके जो फ़ोल्डर है वहाँ पे लेकर आ रहा होता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे हमारे पास गिटहब से क्लोन करते हैं हम, क्लोनिंग भी इसी तरीके से होती है। तो वही समझ लो कि एक तरीके का क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट क्लोन हो रहा है आपके पास लारावेल का। ये हो जाएगा तो फिर इसके अंदर की चीज़ें देखते हैं कि क्या है। ओके, तो जब तक कि आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशन की सेट सक्सेसफुल और वापस से वो लाइन ना आ जाए, जब तक आप थोड़ा वेट करें, ठीक है? तो अब ये इसने क्या किया, इसकी सारी चीज़ें इंस्टॉल करके दे दी हैं। अब थोड़ा-सा आप हो जाएँगे परेशान, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना जब मैं इसको ओपन करूँ,
ठीक है, कि सर ये क्या हो गया एकदम से, क्या-क्या चीज़ें आ गई। ठीक है, तो हर चीज़ को पहले समझना है, समझने के बाद हैरान होना है कि हुआ क्या? बिल्कुल, घबराना नहीं है आपने। ठीक है, अभी क्या किया हमने जो है वो एक मैं अगर फ़ोल्डर ऑन करूँ, तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो एक एप्लीकेशन ऐप के नाम से जो है हमारे पास क्या आ गया, फ़ोल्डर आ चुका है। अच्छा जी, तो अगर आप देखें तो ये ऐप के नाम से इसका फ़ोल्डर बन चुका है और हम डायरेक्टरी में मौजूद हैं इसकी। मुझे क्या करना है, इस ऐप के अंदर जाना है। तो अंदर जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्टरी चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीडी यानी कि चेंज डायरेक्टरी, और चेंज डायरेक्टरी के बाद मैं लिख दूँगा ऐप यानी कि फ़ोल्डर का नाम। एंटर किया तो अब ये क्या करेगा, इसकी डायरेक्टरी चेंज कर देगा, 03 ऐप के बाद स्लैश ऐप कर देगा। फिर मुझे क्या करना है, मुझे इसको अपने वीएस कोड पे खोलना है, तो मैं कोड स्पेस डॉट कर दूँगा सिंपल। वरना आपके पास और तरीके भी हैं, आप इसको क्लोज़ करें, ऐप खोलें दोबारा से, फिर सीएमडी लिखें, कोड डॉट कर लें। तो ये जो है वो सारी चीज़ें इसने क्या करी, आपको जादूई तरीके से इंस्टॉल करके लाके दे दी। ठीक है? तो अब आप परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा, सर ये इतनी सारी चीज़ें क्या मैदान में। ठीक है? अब इसको समझते हैं कि ये है क्या? क्या चीज़ें इसने करके लेकर आ गया है इतनी सारी-सी, और हर एक फ़ोल्डर में क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या राज़ छुपे हुए हैं। ठीक है? हर एक चीज़ को अब हम खोलना शुरू कर। तो सबसे पहला जो फ़ोल्डर मिल रहा है आपको, ऐप का मिल रहा है, ठीक है? ऐप तो हमारी जो मेन फ़ोल्डर था वो भी ऐप था, ठीक है? इसके अंदर इसने एक ऐप का फ़ोल्डर और बना के दिया हमें। अच्छा भाई, इसके अंदर हमारे पास जो है वो मेन काम होता है कि जो आपका कंट्रोलर है और जो आपके मॉडल्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हों, ठीक है? उनका डिपार्टमेंट ऐप से ताल्लुक रखता है, ठीक है? अब इसके अंदर सबसे जो पहली फ़ोल्डर आ रहा है वो कर्नल के नाम से आ रहा है, ठीक है? कर्नल क्या है हमारे पास, बेसिकली जो है वो इसके अंदर देखो बहुत सारी चीज़ें हुई हुई हैं पहले से, ठीक है? जितने भी इसके ऊपर कमांड्स का काम होगा, इसके टर्मिनल पर, वो सब हैंडल कौन करेगा? ये कर्नल की फ़ाइल हैंडल करेगी, ठीक है? आपने इसके अंदर कुछ काम नहीं करना। बहुत रेयर केसेज़ होंगे जहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे, या हमें कोई अपना ही जो है वो गिटहब पे आपने पुश किया, पुश करने के बाद आप किसी को कहते हो कि भाई अगर मेरी एप्लीकेशन आपको यूज़ करनी है, तो आप ये कमांड लिख दो। तब जो है वो आप ये इसको यूज़ करेंगे, वरना इसकी इतनी नीड नहीं होती। इसको आप बंद कर देंगे, इसको देख के आपने घबराना नहीं। अगली चीज़ आती है एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन हैंडलर, मतलब जितने भी हमारे पास एरर्स आते हैं, ठीक है? एरर जो लॉजिक पे डिपेंड करते हैं, जैसा कि 0 से कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है, तो लॉजिक है, लॉजिकल चीज़ है कि हो ही नहीं सकती। तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्शन का पूरा एक पार्ट मौजूद है। यहाँ पे हम वो चीज़ें कर रहे होते हैं, ठीक है? या फिर दूसरे मायनों में करंट पासवर्ड हो, ठीक है? पासवर्ड अगर सही है, ठीक है? पासवर्ड है, पासवर्ड की कन्फर्मेशन है, ठीक है? इन सब चीज़ों के लिए आपके पास जो है वो ये चीज़ इस्तेमाल की जाएगी, ठीक है? कहीं पर आपको रिपोर्ट करना है थ्रू एरर वगैरह शो कराने, तो उसके लिए जो है वो ये हैंडलर यूज़ किया जाएगा। जो मेन हमारे पास है वो एचटीटीपी होता है, और एचटीटीपी के अंदर 2 आपको मेन चीज़ें मिलती हैं, ठीक है? एक आपको चेक पोस्ट मिलता है इसका, और एक आपको इसका कंट्रोलर मिलता है। नॉर्मल जनरल बात कर रहा हूँ, चेक पोस्ट, ठीक है? एक आ गया कंट्रोलर। अब इस कंट्रोलर का काम है, जो भी है, ट्रैफिक होता है ना ट्रैफिक, ट्रैफिक को कौन कंट्रोल करता है? ट्रैफिक वाला होता है। खैर अब व्हाइट वर्दी वाला, ठीक है? खैर उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि ट्रैफिक को क्या करें, कंट्रोल करें। अब अगर वो कंट्रोल नहीं करते तो फिर क्या होता है? हम किसी और के पास जाते हैं। नहीं जाते, सिर्फ पाकिस्तान खैर वो पाकिस्तान है तो वैसे बाहर ज़रूरत ही नहीं पड़ती कहीं जाने की। खैर, तो कंट्रोलर का काम क्या होता है कि आपकी जितनी भी कोड्स हैं, जितना भी प्रोग्राम का फ्लो है, उसको क्या करे, कंट्रोल करे। कि भाई कहाँ पर किस यूआरएल पे तुम्हें काम करना है, कौन से मॉडल से डेटा आ रहा है, क्या हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग वो आपका कंट्रोलर ही देख रहा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास होता है मिडिलवेयर। अब मिडिलवेयर हमारे पास एक इस तरीके का होता है जैसे कि चेक पोस्ट होता है। ठीक है, आप जा रहे हो कहीं, जैसे कैंट के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, तो वो हर चीज चेक करेगा। हाँ भाई हर चीज वैलिड है, ठीक है, हाँ भाई ओके, जाने दो। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास डेटा होता है ऑथेंटिकेट, यूज़र वाक़ई में यहाँ का है, बंदा यहाँ का है तो मैं जाने दूँ, अदरवाइज़ बोलूँ बेटा रिटर्न ले लो गाड़ी। ठीक है? तो यहाँ पे चेक पोस्ट की तरह जो है वो हमारे पास मिडलवेयर क्या करता है, वर्क कर रहा होता है एक तरीके से। ठीक है? तो बहुत जामे अल्फ़ाज़ में मैं बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, वरना डिटेल इसकी और बहुत सारी है। तो जब इसको हम एक-एक करके यूज़ करेंगे तो उसके अंदर और डिटेल में आपको बता दूँगा। ठीक है? और इसी का फिर जो है ये कर्नेल भी मौजूद है कि अगर प्रोटेक्ट आप किसी चीज़ को करना चाह रहे हो, तो जितने भी इसके यूआरएल्स हैं, जितनी भी क्लासेज़ हैं, वो सारी की सारी आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा दो।
ठीक है, वो सारे फिर जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएँगे मिडलवेयर के थ्रू और फिर यहाँ पे जो है वो आपकी सारी चीज़ें जो है वो रिक्वेस्ट आ रही होंगी, ये चेक करेगा अगर सही होंगी वो चीज़ें तो ये आगे पास आउट कर देगा, आगे कंट्रोलर तक बात पहुँचा देगा। अगर ये समझेगा कि ये चीज़ दुरुस्त नहीं है तो वो कंट्रोलर तक वो बात पहुँचाएगा ही। बोलेगा वहीं पर ही जो है वो उस चीज़ को रोक दिया जाएगा और एरर जनरेट कर दिया जाएगा। मॉडल आ रहे हैं हमारे पास ठीक है, जो भी डेटाबेस बनेगा, डेटाबेस बनने के बाद जो भी चीज़ें आ रही होंगी डेटाबेस से, जो भी वैल्यूज़ आ रही होंगी, वो सारी की सारी हमारे पास इधर आएँगी, ठीक है? यहाँ पे हम उस चीज़ को हैंडल करेंगे, ठीक है? कौन-सी चीज़ हमें गेट करनी है, कौन-कौन सी नहीं करनी, वो सारी चीज़ें हमारी जो है यहाँ पे रहेंगी, कौन-सी चीज़ मुझे फिलेबल का मतलब है कि ज़रूरी है कि वो फिल हो डेटाबेस में और कौन-सी चीज़ें मुझे हाइड रखनी है, ठीक है? वो सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पर जो है वो हम दे रहे होंगे। खैर इसको आगे देखेंगे हम। ठीक है, तो आज खैर इतना हम काम नहीं करने वाले, छोटी-मोटी चीज़ें आज करेंगे पर लेकिन फ़ोल्डर स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है। अगली चीज़ आ जाती है बूटस्ट्रैप, ये बूटस्ट्रैप हमारे पास वो वाला बूटस्ट्रैप नहीं है, जो हम यूज़ करते हैं, सीएसएस फ्रेमवर्क, ठीक है? ये सीएसएस का फ्रेमवर्क नहीं है, ये कैशे स्टोरेज, ठीक है? कैशे स्टोरेज है कि एप्लीकेशन का जितना भी कैशे होगा, ठीक है? वो सारा का सारा बस यहाँ पे जाके जो है खुद ब खुद स्टोर कर देगा, ठीक है? अगर आपको कभी किसी चीज़ में जो है वो कोई एरर्स आ रहे हैं या वो एप्लीकेशन रन ही नहीं हो रही, तो आप उसको सिर्फ़ सर्च करोगे और वो लाइन यहाँ से रिमूव कर दोगे, तो वहाँ से वो दोबारा से रिकम्पाइल होना शुरू हो जाएगी। कैशे बोले कैशे का मतलब ये है कि आपके पास जो है वो एक टेम्परेरी स्टोरेज हो जाती है। आप एक काम कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, ठीक है? अब ये क्या करता है अपनी एक स्टोरेज बना लेता है, टेम्परेरी स्टोरेज, वहाँ पे वो चीज़ें स्टोर कर देता है, फिर वही चीज़ बार-बार हो रही होती है। अब अगर आप उसके अंदर कोई चेंजिंग भी कर रहे हो तो तब भी वो चेंजिंग नहीं दिखाता, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो मेथड उसने पहले से स्टोर कर दिया। तो यहाँ पे आके उसको आप क्लियर करते हो, तो फिर जो है वो आपके मामला चलना शुरू हो जाता है। अच्छा भाई, आगे कॉन्फ़िग आ रहा है। कॉन्फ़िग ये हमारे पास वो वाला नहीं है जो हम कॉन्फ़िग पे काम करते थे config.php। ये कॉन्फ़िग यही है कि हर चीज़ को ऑथेंटिकेट करेगा, ठीक है, सारी चीज़ें, डेटाबेस हो, हमारे सेशंस हो, मेल सर्वर हो, हैशिंग हो, व्हाटएवर कुछ भी चीज़ें, ये सारे की सारी यहाँ पर मौजूद रहती हैं। कोड खोल के मैं नहीं दिखा रहा और परेशान हो जाओगे, ठीक है? काम इस पे भी इतना आपने नहीं करना। डेटाबेस इसके अंदर हम काम करेंगे, ठीक है? जो भी हम डेटाबेस बनाएँगे, कुछ भी करेंगे वो सारा का सारा इसके अंदर होगा। अब इसके अंदर जो एक फैक्ट्रीज़ होती हैं हमारे पास, ठीक है? आप बोलोगे सर फैक्ट्री कहाँ से आ गई हमारे पास? ठीक है, फैक्ट्री हमारे पास बेसिकली वो चीज़ होती है कि अगर कोई एक फेक डेटा रखना चाह रहे हो, जैसे ट्रायल होता है, ठीक है? कोई सॉफ्टवेयर है, आप 7 दिन का ट्रायल देना चाह रहे हो, वेब एप्लीकेशन है, कि भाई 7 दिन आप इसको एक्सेस करो, बाद में ये चीज़ क्या हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी, फिर आप बाय करोगे, बाय के बाद हम आपको ये टोकन देंगे, वो टोकन आपने एंटर किया, फिर आपके पास जो है वो इसको आप यूज़ कर सकते हो। अब जितना वो ट्रायल पीरियड होगा ना, उस ट्रायल पीरियड के अंदर वो फेक डेटा इंसर्ट करेगा, फेक डेटा पे सारा काम करेगा, तो जितनी भी फेक रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारे की सारी हम यहाँ पर जो है वो दे रहे हो, ठीक है? फैक्ट्रीज़ के अंदर। और जो हमारी रियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सारी की सारी हमारे पास ये माइग्रेशन के अंदर आ रही होती हैं, जो वैलिड डेटा होता है हमारा, जो डेटाबेस के अंदर हम पहुँचा रहे होते हैं। ठीक है? अभी सीडर होता है, खैर डेटाबेस सीडर हमारे पास जो है वो मर्ज़ी होती है आपकी कि आप करें या फिर नहीं करें, ठीक है? रेयर केसेज़ में यूज़ होता है ये। फिर लैंग्वेजेज़ हमारे पास आ जाती हैं, इसके अंदर ही हमारे पास ऑथ होता है, ठीक है? कि अगर कोई फ़ेल्ड हो जाए मतलब एरर हैंडलिंग। फ़ील्ड अगर कहीं करना है तो फ़ील्ड के अंदर ये मैसेज लिखा हुआ है, पासवर्ड देख रहे हो तो ये मैसेज आ जाए, टॉगल ये मैसेज आ जाए, कि बहुत बार किया पेजिनेशन पे ये इसके सिंबल्स बना दिए, पासवर्ड के अंदर ये चीज़ें आ गई, ठीक है? और हमारे पास वैलिडेशन के अंदर ये पहले से उसने ये सारी चीज़ें बनाई हुई। अब आपको ज़रूरत नहीं है कि आप पूरे-पूरे जो है वो इफ एल्स की कंडीशन लगाओ, बस सिर्फ़ क्या करना है आपको ये यूज़ करना है एक्सेप्टेड, वो उसके बेस पे खुद ही ये चीज़ दे देगा। खुद ही लिख के दे देगा सारी चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें ये क्या कर देता है हमारी आसान कर देता है। बस सिंपल बस ये है कि आपको जो है उसको समझने की ज़रूरत है बस। जो मेन फ़ोल्डर है जहाँ से आपकी एप्लीकेशन हिट होगी, तो होता है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है? वो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका ये पब्लिक का फ़ोल्डर। ये पब्लिक का फ़ोल्डर गलती से डिलीट हो गया आपकी एप्लीकेशन चलेगी ही नहीं। ठीक है? ये पब्लिक का फ़ोल्डर मेन फ़ोल्डर। क्यों फ़ोल्डर है? क्योंकि इसके अंदर ही आपकी ये मेन htaccess की फ़ाइल होती है। यही htaccess की फ़ाइल क्या करता है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स को सारे ऑथराइज़ करता है, एक्सेस करता है और एक्सेस करने के बाद आपको आखिरी में ये कहाँ पहुँचाता है, index.php की फ़ाइल पे। जब आप index.php की फ़ाइल पे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है वो कुछ और मामलात देखने को मिलता है। ठीक है? यहाँ पे आपको वो चीज़ सिनेरियो नज़र नहीं आएगा जो आप नॉर्मली जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है? ये क्या करेगा, ये वाली फ़ाइल आपको जो है वो 2 चीज़ें देगी। एक आपको रिक्वेस्ट जनरेट करके देगी आपके राउट्स के थ्रू कि आप जो व्यू जनरेट
व्यू ओपन करना चाह रहे हो, और दूसरा यहाँ पे देखो ऐप के अंदर वही बूटस्ट्रैप का लिंक लगा हुआ है app.php, ये जितनी भी आपकी जो स्टोरेज वगैरह होंगी वो सारे के सारे यहाँ पे कर रहा होगा, और फिर क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो है वो कर्नल की जानिब ऊपर जो है वो भेज देगा, ठीक है, जो अभी मैंने दिखाई दी आपको फाइल। अच्छा जी, अब आप बोलेंगे सर वो चीज़ आई नहीं रही जो जिस पे हमें काम करना, वो काम कहाँ पर आएगा, वो आएगा आपके रिसोर्सेज के अंदर। ठीक है, ये वो फ़ोल्डर है कि जहाँ पे आपने अपनी सीएसएस की फ़ाइल रखनी है, ठीक है, आपने अपनी जावास्क्रिप्ट्स की फ़ाइल रखनी है, ठीक है, आपने अपने जो है व्यूज़ रखने, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, नॉर्मल वही एचटीएमएल लिखी हुई है, वही स्टाइल का टैग आ गया, ठीक है, स्टाइल आ गई, और ये इस तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के कोड्स यहाँ पे आपको पहले से बना-बनाया दिख रहा है। अब ये एक्सेस कैसे होगा वो भी देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक नई चीज़ आपको देखने को मिल रही है कुछ? कोई नई चीज़ मिल रही है इसके नाम में? इसके नाम में कुछ नया मिल रहा है? सही है, ब्लेड, ठीक है। वे लिखा हुआ है भाई वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, इसमें वेलकम डॉट पीएचपी नहीं लिखा हुआ, ब्लेड लिखा हुआ। ब्लेड क्या है, बेसिकली इसका टेम्पलेट इंजन है। क्या है भाई? टेम्पलेट इंजन, इंजन है पूरा, ठीक है, यहीं से ही आपकी सारी चीजें होंगी। मतलब व्यू जो है, व्यू आपके पास एक ऐसा फोल्डर है कि यही आपकी वेबसाइट पे दिखेगा, जो भी वेबसाइट बना रहे हो, वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, कुछ भी, तो यही वो चीज है, व्यू का फोल्डर, जहाँ पे आपको जो है वो आपका फ्रंट एंड वगैरह मिल रहा होगा। इस वजह से हम यहाँ पे ब्लेड लगाते हैं, क्योंकि इसका टेम्पलेट इंजन है। अगर वेलकम डॉट पीएचपी लिख दोगे तो ये चलाएगा ही नहीं इस चीज को, वो समझेगा ही नहीं कि ये है क्या। अब यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे हम? यहाँ तक पहुंचेंगे भाई इस राउट्स की फ़ोल्डर की web.php की फ़ाइल से, यहाँ से पहुँचेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसने एक राउट बनाया हुआ है, ठीक है, कि अगर ये गेट करे स्लैश को तो ये वेलकम वाले व्यू पर रीडायरेक्ट कर दे। अब ये क्या चीज़ें हैं, अभी देखते हैं इसको हम आहिस्ता-आहिस्ता करके, ठीक है। अगर आपको एपीआईज़ कोई बनानी है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस, तो इसके अंदर आप जो अपना काम करोगे। कोई आपको ज़ूम जैसी एप्लीकेशन इंटीग्रेट करनी है या मीटअप जैसा बनाना है, तो आप जो है यहाँ पे चैनल डॉट पीएचपी पे काम करोगे। अगर आपको कोई कंसोल एप्लीकेशन बनानी है, तो आप जो है कंसोल वेब एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और नॉर्मल जो वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसके लिए आप web.php के ही राउट्स इस्तेमाल करो। ठीक है, खैर फिर इसके अंदर इसकी स्टोरेज वगैरह आ जाती है। ठीक है, कि ऐप के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐप पब्लिक है। ठीक है, फाइल अपलोडिंग करा रहे हो, कोई भी चीज़ करा रहे हो, तो आप क्या रखोगे, आप इसके फ़ोल्डर के अंदर रखोगे, इस पब्लिक के अंदर। कोई फाइल अपलोड हो रही है आपके पास, ठीक है, तो आपने जो है यहाँ पे अपलोड इसको करवानी है। ठीक है, और फिर टेस्टिंग फीचर्स हमारे पास आए थे। खैर आगे की चीज़ें भी मैं इतना नहीं जा रहा, इसको बोर होना शुरू हो गए हो आप लोग। खैर, तो अब इसको देखते हैं कि भाई इसका व्यू क्या आ रहा है, ठीक है? कैसे मिलेगा हमें, क्या चीज़ बन के आई सामने, कैसे चलेगा? तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे जो है वो आप जाओगे, अल्लाह भला करे, टर्मिनल में, और टर्मिनल में यहाँ लिखा हुआ है न्यू टर्मिनल। इस पे आपने क्लिक किया, ठीक है? ब्लैक स्क्रीन जो आपके वहाँ ऑन हो जाएगी, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, पावर शेल। इस पावर शेल के बराबर में देखो कि प्लस साइन है, उसके बराबर में एक एरो है। इस एरो पे आपने करना है क्लिक, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट। सही है? इस कमांड प्रॉम्प्ट पे आपने करना है क्लिक। ठीक है? तो ये आपको सीएमडी लिखा हुआ नज़र आ गया। सही है? जो करना है सीएमडी पे करना है, और किसी चीज़ पे नहीं। यहाँ पे आपने सिंपल एक कमांड लिखनी है, पीएचपी पार्टीशन सर। पार्टीशन क्या है, हमारे पास कमांड टूल है, अभी हमने देखा। ठीक है, एंटर करोगे तो ये आपको इसका एक अपना सर्वर बना के देगा। ठीक है, लिखा हुआ आ गया कि इन्फो सर्वर रनिंग ऑन दिस पोर्ट। ठीक है, खुद ही एक पोर्ट आपको जनरेट करके दे दी है। बस इस पे क्या करना है आपको, इसको यहाँ से आपने सिलेक्ट किया। ठीक है, एक दफा कंट्रोल सी करोगे बस। अगर दोबारा कर दिया तो ये क्या बोलेगा, स्टॉप कर देगा इस सर्वर को। जब ये सर्वर स्टॉप हो जाएगा तो आपकी एप्लीकेशन नहीं चलेगी। फिर क्या किया आपने, न्यू टैब पे गए आप। ठीक है, और न्यू टैब पे जाने के बाद आपने इसको कंट्रोल भी कर दिया और एंटर प्रेस कर। ये वो एप्लीकेशन है जो इसने आपको बिल्ट इन बना के दी। सही है, और ये वही वाली चीज है जो आपके पास यहाँ पे वेलकम जो लिखा हुआ आ रहा था नॉर्मली। ठीक है, ये आपको प्रिंट करके दे रहा। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो व्यूज में चलते हैं, व्यूज में जाके वेलकम पे पहुंचे, और वेलकम पे जाने के बाद मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, मैंने H1 के अंदर लिख दिया नथिंग। सही, अब चलते हैं यहाँ पे, यहाँ जाके मैंने रिफ्रेश किया, राइट, तो बोला भाई नथिंग। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली वेलकम वाली फाइल को ही जो है वो एक्सेस दे रहा है अभी। ठीक है, अभी देखते हैं इसको कि इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर और फाइल्स किस तरीके से ला सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमारी होगी वो यही होगी कि हमें समझने राउट्स, कि राउट होता क्या है, क्या चीजें हैं ये,
क्या क्या चीजें इसके अंदर हुई हुई हैं, इसके बारे में भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप अपने पास भी इस चीज को कर लें, ताकि फिर मैं आगे जो है वो क्लास शुरू करूँ।